7 अक्टूबर 2023, 7 अक्टूबर 2023 की सुबह इसराइल में 7 रोज़ा मजहबी छुट्टियों साकूत हॉलीडेज का आखिरी दिन था। साकूत हॉलीडेज को इसराइल में चैग साकूत भी कहा जाता है। ये दिन यहूदी दरअसल हजारों साल पहले मिस्रियों की गुलामी से आज़ादी और सहराए सीना में 40 साल का भटकने का जो सफ़र था उसके ख़त्म होने की याद में मनाते हैं। इन 40 सालों की सहरानवर्दी के बाद इन्हें कहीं इनकी सो कॉल्ड होली लैंड, मुकद्दस सरजमीन, ये प्रोमिस्ड लैंड जो है ये इन्हें मिली थी इनके मुताबिक। एक सरसरी अंदाजे रफ एस्टिमेट के मुताबिक ये लेजेंड कोई 13th सेंचुरी BCE की है। मतलब अगर ये वाकया कभी पेश आया भी था तो ये आज से कोई 3270 साल पहले की कम से कम बात है। इस वाक़े की दोस्तों वाहिद इब्तदाई तफसीलात हमें बाइबल के पहले हिस्से ओल्ड टेस्टिमेंट, जिसे तौरात भी कहते हैं, उसकी सेकंड बुक एक्सोडस में मिलती हैं। इन भटकने के 40 सालों के दौरान जब यहूदी अपनी प्रोमिस्ड लैंड, होली लैंड तलाश कर रहे थे तो वो सहरा में खैमे लगा कर रहते थे, मिलकर पकाते खाते थे और इनका सफ़र गर्दिश में रहता था। लेकिन जब इन्हें प्रोमिस्ड लैंड मिल गई तो इनकी ईद हो गई। बस इसी ईद की खुशी में, इसी तलाश कर लेने की खुशी में ये त्यौहार चैग साकूत मनाते हैं। इसे अरबी और उर्दू में ईद उल अर्श या ईद ख़याम भी कहते हैं। ख़याम यानी खैमे, बहुत से कैंप्स। तो इसकी याद में यहूदी बाज़ औक़ात ये करते हैं कि घर के सहन में ही खैमा लगा लेते हैं, झोपड़ा सा बना लेते हैं तो और इसकी याद ताज़ा करते हैं। बाज़ औक़ात बड़ी पार्टी करना हो तो सहरा में या किसी भी खुली जगह पर कई खैमे या एक ही बड़ा सा खैमा लगा कर भी ये त्यौहार मनाया जाता है। कभी कोई पार्टी भी रख ली जाती है जिसमें चैग साकूत और हल्ला गुल्ला दोनों साथ साथ हो जाते हैं। तो बिल्कुल यही बात गजा के हमसाये में ईस्टर्न साइड मशरकी जानिब पर इसराइली सेटलर्स की एक बस्ती कोबिट्स रीम में हो रहा था। 7 अक्टूबर की सुबह कोबिट्स रीम के बाहर खुले खेतों में एग्रीकल्चर लैंड में एक ऐसा ही खैमा लगा हुआ था। इस कैंप में कई हफ्तों से ऐलान करदा एक म्यूजिक फेस्टिवल, एक म्यूजिक पार्टी, सुपरनोवा फेस्टिवल भी हो रहा था। मतलब रात को हुआ था, जो कि तयशुदा था। इस फेस्टिवल में बहुत से नौजवान लड़के लड़कियां रात से मौजूद थे और गालिबन उन्हें आज किसी वक्त यहाँ से खैमे हटा लेना थे, क्योंकि यही उनके जश्न का, इस त्यौहार का आखिरी दिन था। तो ये सब बच्चे, ये नौजवान बच्चे बच्चियां जो यहाँ थे, ये सोशल मीडिया साइट्स पर अपनी पिक्चर्स भी अपलोड कर रहे थे कि वो कैसे पार्टी कर रहे हैं। मतलब इनकी मालूमात सबको मुहैया थी कि यहाँ कितने लोग हैं, कौन है और वो क्या कर रहे हैं। 7 अक्टूबर की सुबह 6 और 7 बजे के दरमियान क्या हुआ कि इसी फेस्टिवल से चंद किलोमीटर मगरिब में गजा के बॉर्डर पर जो इसराइल ने 20 फीट से ऊंची एक मजबूत बाड़ लगाई थी, इसे हटाने के लिए एक बुलडोजर आया। ये दीवार साथियों आरजी जंगबंदी लाइन थी इस जगह पर, लेकिन इसराइल इसे एक बॉर्डर की तरह ट्रीट करता है और इसे लगाकर गजा का बरसों से उसने ब्लॉकेट किया हुआ था। तो सेकंड्स में बुलडोजर ने इसी लोहे और स्टील की मजबूत दीवार को तोड़ मरोड़ कर रास्ता बना दिया। फिर उसने बाढ़ का, इस बुलडोजर ने जो हिस्सा गिर नहीं सका, इसे मुसलसल उठाए रखा कि जैसे कुछ लोगों की वापसी के लिए रास्ता खुला रखना चाह रहा हो। हमास के मिलिटेंट्स जो कि बुलडोजर के साथ ही आए थे, उन्होंने नारे लगाते हुए इस रोजन से, स्पेस से इसराइल के अंदर दाखिल होना शुरू कर दिया, यानी जो उसकी सेटलमेंट्स थी, और दौड़ते हुए इसी कोबिट्स रीम कैंप के फेस्टिवल पर धावा बोल दिया। इस फेस्टिवल में मौजूद लोगों पर ओपन फायर खोला गया, जिसके नतीजे में 100 और 200 के दरमियान लोग जो रात भर जश्न मनाते रहे थे और उस वक्त सोते जागते थे, ये मारे गए। यहाँ से जिन नौजवानों ने भाग कर जान बचाना चाहिए, उनके लिए भी हमास के जंगियों ने बाहर ट्रैप तैयार किया हुआ था। इन्होंने भागते इसराइलियों को पकड़कर मोटरसाइकिलों और गाड़ियों के जरिए गजा में ले जाना शुरू कर दिया। इस हमले और उन्हें ले जाने की वीडियोस भी सेकंड्स में पूरे इसराइल और दुनिया भर में फैल गई। 9 बजे तक पूरे इसराइल को पता लग चुका था कि गजा से हमास ने एक नए और बड़े ऑपरेशन अल-अक्सा फ्लड का आगाज कर दिया है। ये ऑपरेशन इतना अचानक और इतने बड़े स्केल पर था कि इसराइली इंटेलिजेंस इसके बारे में बिल्कुल क्लूलेस थी। उसे इतने बड़े हमले की भिनक तक नहीं पड़ी थी, मालूमात ही नहीं थी उसके पास। क्योंकि अब ये बड़ा इसलिए कि ये सिर्फ एक इलाके कोबिट्स रीम तक महदूद नहीं था। हमास ने जमीन से, हवा से और समंदर से, तीनों अतराफ से इसराइल पर अल-अक्सा फ्लड लॉन्च कर दिया था। हमास के हमलावरों के साथ उनके मीडिया सेल, अल-अलामुल अस्करी के लोग भी थे जो वीडियोस रिकॉर्डिंग साथ साथ कर रहे थे और उनकी टीम्स इन वीडियोस को एडिट करके सोशल मीडिया पर वायरल भी करती जा रही थी। साथ ही कोबिट्स रीम के अलावा 2 और मुकामात से भी हमास फाइटर्स ने पैदल ऑन फुट क्रॉसिंग की। इनमें से एक गजा के इंतहाई जनूबी किनारे साउथ कॉर्नर में मौजूद चेक पोस्ट क्रीम शैलोम थी। दूसरी इंतहाई नॉर्थ में, शुमाल में इरिज चेक पॉइंट की क्रॉसिंग थी।
تو یہ 3 پوزیشنز ہو گئیں جہاں سے حماس فائٹرز کے القسام برگیڈ نے جدید اسلحے کے ساتھ کراسنگ کی اسرائیلی قبضے والے علاقوں میں۔ القسام برگیڈ کے ساتھ دوستو فلسطینی آزادی کے لیے کام کرنے والی ایک اور تنظیم اسلامک جہاد کے فائٹرز بھی شامل تھے۔ اسرائیلی کنٹرول والے ان علاقوں میں پہنچ کر یہ تمام فائٹرز جو سینکڑوں کی تعداد میں تھے، ایگزیکٹ کتنے تھے ابھی نہیں پتا، لیکن کم از کم سینکڑوں میں تھے، یہ فائٹرز اپنی پلاننگ کے مطابق غزہ بارڈر کے قریب جو 22 چھوٹی چھوٹی یہودی بستیاں ہیں ان میں گھس گئے، ان میں چلے گئے۔ یہ بستیاں دراصل وہ غیر قانونی سیٹلمنٹس تھیں جن کے خلاف فلسطینی اور دنیا بھر کا ایک قابل ذکر حصہ آوازیں اٹھاتا رہتا ہے۔ یہاں صبح کے وقت نہ تو پولیس تیار تھی اور نہ ہی اسرائیلی فوج موجود تھی، کوئی وارننگ بھی نہیں تھی، سو یہ تمام بستیاں اور یہاں کے لوگ حماس کے فائٹرز کے رحم و کرم پر آ گئے، بالکل ایسے جیسے غزہ اور فلسطین کے عام شہری اسرائیلی فوج کی فائرنگ اور بمباری کے رحم و کرم پر ہر وقت ہوتے ہیں۔ تو ان 22 اسرائیلی ٹاؤنز میں 22 ٹاؤنز میں حماس فائٹرز نے لوگوں کو مارنا اور پکڑنا شروع کر دیا۔ کچھ جگہوں پر اسرائیلی پولیس اور فوج نے مزاحمت کی جس کی وجہ سے غزہ سے آنے والے سینکڑوں حماس فائٹرز بھی مارے گئے، لیکن کئی جگہوں پر یہ فائٹرز کامیابی سے پولیس، فوجیوں اور عام لوگوں کو اغوا کر کے غزہ منتقل کرنے میں کامیاب بھی ہوتے رہے، جبکہ کئی اسرائیلیوں کو بھی انہی کے علاقے میں انہوں نے یرغمال بنا لیا، یعنی ان کو اغوا نہیں کر سکے، جہاں پر پھر کچھ لڑائی کے بعد یا تو حماس کے فائٹرز مارے گئے، ساتھ میں یرغمالی بھی، یا پھر فائٹرز کسی طرح اسرائیلی فورسز کو چکمہ دے کر واپس بھاگنے میں کامیاب ہو گئے اور یرغمالی وہیں رہ گئے۔ تو یہ دونوں صورتیں وہاں پر ہوتی رہیں جن کی ویڈیوز موجود ہیں، جو ظاہر ہے ہم یوٹیوب کی گرافک پالیسی کی وجہ سے نہیں آپ کو دکھا پائیں گے، جس کے لیے پیش کی معذرت۔ تو ساتھیوں 7 اکتوبر کے آپریشن الاقصی فلڈ میں سب سے حیران کن بہرحال وہ پیراگلائڈرز تھے حماس کے، جنہوں نے نہ جانے کتنی تیاری کے بعد اونچی اسرائیلی بارز کو کراس کیا اور ٹھیک اسرائیلی ملٹری پوسٹس کے قریب اتر گئے۔ یہ اسرائیلی پوسٹس وہ تھیں جو غزہ کے بالکل قریب تھیں اور ان میں چند ہی اسرائیلی فوجی ایک وقت میں موجود ہوتے تھے۔ ان پر اٹیک کرنے والے پیراگلائڈرز کے ساتھ فلمنگ کی بھی حماس کی پوری ٹیم تھی، جس نے گیمنگ سٹائل میں ویڈیوز بنائیں اور جاری کی، ان کو ایڈٹ کیا۔ باقی جگہوں کی طرح یہاں بھی حماس نے اسرائیلی فوجی چوکیوں سے اسرائیلی فوجیوں کو مارنے یا گرفتار کرنے کا عمل جاری رکھا۔ مقابلے میں حماس فائٹرز بھی کافی تعداد میں مارے گئے۔ یہاں بھی کچھ اسرائیلی فوجی دوستوں ایک ویڈیو میں نظر آتا ہے کہ ایک ٹینک میں چھپ گئے، لیکن وہاں سے بھی حماس اور اسلامک جہاد کے جنگجوؤں نے انہیں ہیچ کھول کر، ٹینک کا اوپر والا دروازہ ڈھکن کھول کر انہیں باہر نکالا اور انہی کی گاڑیوں میں ڈال کر انہیں غزہ منتقل کر دیا۔ ان ملٹری بیسز پر موجود درجنوں گاڑیاں بھی حماس کے جنگجوؤں نے جلا دیں اور بہت سی گاڑیاں وہ اپنے ساتھ غزہ میں لے آئے۔ یہ گاڑیاں اب غزہ کی سڑکوں پر دوڑتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، کئی ویڈیوز اس کی اور پکچرز موجود ہیں۔ اس اٹیک کی دوستوں ایک اور بالکل نئی بات جو دنیا کے سامنے آئی وہ یہ تھی کہ حماس نے ڈرونز سے پہلی بار اسرائیلی ٹینکوں اور گاڑیوں کو نہ صرف نشانہ بنایا بلکہ ان کی لائیو فوٹیجز بھی جاری کی۔ ایسے ہی ایک ڈرون کے ذریعے تباہ ہونے والے ایک اسرائیلی ٹینک کے ساتھ بہت سے غزہ کے نوجوان فوٹو شوٹ بھی کر رہے ہیں، موبائل سے تصویریں بنا رہے ہیں، شیئر کر رہے ہیں۔ تو ساتھیوں زمین اور فضا کے علاوہ سمندر کی طرف سے بھی حماس کے جنگجوؤں نے جو اٹیک کیا اس کے ذریعے وہ اسرائیلی ساحلی علاقوں اشکلون اور زیکم کی طرف آئے تھے۔ یہاں بھی رات سے کچھ پارٹیاں جاری تھیں، لیکن ان علاقوں کی زیادہ ڈیٹیلز ابھی سامنے نہیں آ سکی۔ الاقصی فلڈ صبح 7 بجے سے کچھ پہلے شروع ہوا تھا۔ یہ ایک کوارڈینیٹڈ اٹیک تھا، یعنی کئی اطراف سے کئی طرح کا ایک ساتھ حملہ تھا۔ اس میں جس چیز نے سب سے زیادہ قیامت ڈھائی اسرائیل پر وہ حماس کی طرف سے فائر کیے گئے ہزاروں راکٹس تھے۔ راکٹ فائر کے ساتھ ہی یہ ہوتا ہے کہ اسرائیلی ڈیفنس سسٹم بھی سائرن بجانا شروع کر دیتا ہے، جو کہ اس نے بجایا اور پورے ملک کو الرٹ کر دیا۔ حماس کے مطابق انہوں نے 5000 کے قریب راکٹس فائر کیے ہیں، جبکہ اسرائیلی حکام کہتے ہیں کہ شروع میں حماس نے صبح کوئی 2200 2200 سے کچھ اوپر راکٹس فائر کیے تھے۔ یہ راکٹس اسرائیل کے سابق کیپٹل تل ابیب اور اب کے یروشلم کے قریب تک گئے، ان شہروں میں بھی گرے اور 9 مختلف شہروں میں گرے۔ اسی وجہ سے وہاں نظام زندگی تقریباً تمام شہروں میں معطل ہے۔ لیکن ان راکٹس نے کوئی بڑا ٹارگٹ ہٹ نہیں کیا، وہ اس لیے کہ اسرائیلی سوفسٹیکیٹڈ ایئر ڈیفنس سسٹم آئرن ڈوم جسے کہتے ہیں، اس نے زیادہ تر راکٹس کو، حماس کے راکٹس کو ہوا میں ہی ناکارہ کر دیا۔ آپ دیکھیں کہ یہ جو راکٹ فائر سسٹم ہے دوستو حماس کے پاس، اس کے ساتھ کوئی ایسا میکنزم نہیں ہے جو ان راکٹس کو گائیڈ کر سکے، یعنی القسام کے پاس پریسیجن گائیڈڈ میزائلز نہیں ہیں۔ ان کے پاس جو ہوم میڈ راکٹس ہیں یہ توپ کے گولے کی طرح ایک خاص سمت میں جا کر گرتے ہیں، دشمن کو خوفزدہ بھی کرتے ہیں، اس کا نقصان بھی کرتے ہیں، لیکن ٹھیک کسی ایک ٹارگٹ کو ہٹ نہیں کر پاتے۔
जबकि दूसरी तरफ इसराइल का आयरन डोम सिस्टम जो है ये एक गाइडेड मिसाइल सिस्टम है। ये रॉकेट्स की ट्रैजेक्टरी कैलकुलेट करता है, इसको ऑटोमेटिक तरीके से टारगेट करता है और फिर हवा में ही इन रॉकेट्स को तबाह कर देता है या नकारा कर देता है। लेकिन इस इसराइली दिफाई निज़ाम की भी ज़ाहिर एक हद है, एक शॉर्ट कमिंग है, कमज़ोरी है। वो ये कि जितनी ज़्यादा तादाद में रॉकेट्स इस पर फायर होंगे, इसकी तरफ फायर होंगे, आयरन डोम के लिए उन्हें रोकना इतना ही मुश्किल होता चला जाएगा। इसीलिए आयरन डोम के एक्टिव होने के बावजूद हमास की तरफ से गजा साइड से जो हज़ारों रॉकेट्स फेंके गए, उनमें से सैकड़ों इसराइली आबादियों पर भी गिरे, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर भी गिरे और इनसे बहुत ज़्यादा जानी नुकसान भी हुआ और सैकड़ों गाड़ियाँ कम से कम तबाह हुई, जिनकी फुटेजेस आप देख सकते हैं वीडियोज़ में सोशल मीडिया पर भरी पड़ी हैं। इस सारे हमले में दोस्तों इसराइल को एक भारी इंसानी कीमत चुकाना पड़ी। अब तक आखिरी इतलात तक 900 के करीब इसराइली हलाक और 2000 से ज़्यादा जख्मी हो चुके हैं, जबकि ये सिलसिला भी जारी है क्योंकि लड़ाई जारी है। इसराइली अखबारात और हमास के बयानात को देखें तो ऐसा लगता है कि जिन लोगों को इसराइल से अगवा करके फ़लस्तीन में यानी गजा में पहुंचाया गया है, इनकी तादाद 100 और 150 के दरमियान है, गालबन 130 एक्यूरेट फिगर है। तो साथियों, ये है एक तरफ की सूरत हाल जिसमें हमने हमास के हमलों का आपको बताया कि वो इसराइल पर किस तरह हुए और जितनी मालूमात अब तक आई हैं वो आपके सामने रखी। अब इसराइली रिस्पॉन्स क्या है, इसकी तरफ आते हैं। सुबह 6:30 बजे से शुरू होने वाले हमास के इस अटैक के जवाब में इसराइल ने 9 बजे से कुछ पहले भरपूर जवाबी वार शुरू कर दिया। उन्होंने गजा में शहरी आबादी पर फाइटर जेट्स से हमला कर दिया और ज़मीन में धंस कर फटने वाले मिसाइल मारना शुरू कर दिए, जिनसे कि बिल्डिंग्स गिराई जाती हैं। हमास के ठिकानों का कहकर उन्होंने कई रहायशी इमारतों को, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स को बिल्कुल फ्लैट कर दिया, ज़मीन पर गिरा दिया, जिससे एक एक घर के कई और किसी घर के तो तमाम के तमाम लोग मारे गए। आखिरी वक्त तक गजा में जो डिटेल्स आई हैं, जो कि ज़ाहिर है अनकन्फर्म है, काउंटिंग के बगैर हैं, अस्पतालों की तरफ से आई हैं, वो 500 से कहीं हलाकतों की तादाद बढ़ चुकी है। इसराइली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने दोस्तों 9 बजे के करीब ही इसराइल में टीवी से खिताब किया और कहा कि वी आर एट वॉर, हम हालते जंग में हैं और ये जंग हम जीतेंगे। हम बेरहम और लंबी जंग में दाखिल हो चुके हैं, हमें इसकी भारी कीमत चुकाना होगी, लेकिन हम तैयार हैं। उन्होंने हमास फाइटर्स को खबरदार किया कि जिन इसराइली शहरियों और फौजियों को उन्होंने अगवा किया है, अगर इनमें से किसी को भी नुकसान पहुंचा तो उसका हिसाब बराबर किया जाएगा। नेतन्याहू गजा में तबाही के मनाजर को दोस्तों, जो कि इसराइली फ़ौज वहाँ पर बम बरसा रही है, बमबारी कर रही है और वहाँ बिल्डिंग्स गिर रही हैं, उनको अपने एक्स अकाउंट पर यानी ट्विटर पर अब शेयर भी कर रहे हैं। विक्ट्री के साइन की तरह, विक्ट्री क्लेम करने की तरह उनको शेयर कर रहे हैं। ज़ाहिर है वो राइट विंग के वज़ीर आज़म हैं, वो ये सब तो करेंगे। इसराइल ने अपनी 3 लाख रिजर्व फोर्स को भी एक्टिव कर दिया है। याद रहे साथियों कि इसराइल में फ़ौजी सर्विस हर 18 साल से ज़्यादा उम्र के शहरी के लिए लाजमी है, मैंडेटरी है। 32 मंथ्स 32 महीने की मिलिट्री सर्विस मस्ट है। ये मर्दों के लिए है और 24 महीनों की खवातीन के लिए। इस सर्विस के बाद भी हर जवान 40 साल की उम्र तक रिजर्व फौज का हिस्सा ही रहता है। तो ये जो 3 लाख की रिजर्व आर्मी को इसराइल ने तैयार रहने का कहा है, ये वही ट्रेंड सिविलियन आर्मी है। मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं कि इसराइल में हर 18 से 40 साल की उम्र का शख्स बेसिकली एक मिलिट्री मैन ही है, वो एक फौजी ही है। फिर इसराइल ने गजा के तमाम शहरियों को निकल जाने का ऑर्डर भी कर दिया है और ऐलान किया है कि वो बेरहम तरीके से अटैक करेगा, बदला लेगा। वार्निंग भी नहीं दी जाएगी और ऐसा हाल किया जाएगा कि अगले 50 साल तक गजा वाले, हमास वाले भूल नहीं पाएंगे। इसराइली वज़ीर दिफा ने तो दोस्तों यहाँ तक कह दिया है कि हमें इंसान नुमा जानवरों का सामना है और अब हम उनसे इसी तरह निपटेंगे जैसे जानवरों से निपटा जाता है। इन ऐलानात के बाद इसराइल ने गजा का पानी, फूड, खुराक और बिजली बंद कर दी है। फाइटर जेट्स की बमबारी भी बहुत शिद्दत अख्तियार कर गई है। फिर समंदर की तरफ से भी नाकाबंदी कर दी गई है। गजा के 2.2 मिलियन लोग, 22 लाख लोग इस 41 किलोमीटर तवील बंद जहन्नुम में कैद कर दिए गए हैं। वहाँ ना तो पानी है, ना बिजली है, ना पैसा है कि बाहर निकलने के लिए कहीं अदा कर सकें और ना ही जिंदा रहने की कोई उम्मीद वहाँ पर इस वक्त है। जो लोग अंदर बचे हैं, न जाने कब कहाँ से अटैक हो जाए। इस सब करने में इसराइल की ये प्लानिंग क्या है कि उन्होंने अपने हॉस्टेजेस को जो इसराइल से अगवा करके हमास वाले गजा में ले गए हैं, उनको कैसे रिहा करवाना है। इस बारे में कोई प्लानिंग बज़ाहिर तो उनके सामने नहीं है। बस इसराइली हुकाम ने यह कहा है कि जब तक उन्हें हॉस्टेजेस की लोकेशंस का नहीं इल्म होगा, हमास नहीं बताएगी, वो बिला तफरीक गजा में हर जगह बमबारी जारी रखेंगे। इस पर गजा से हमास का जवाब आया है, वो ये कि अगर शहरी आबादियों पर बगैर वार्निंग अटैक किया गया
कि आम लोगों को बिल्डिंग्स खाली करने का एक मौका नहीं दिया गया तो हमास वाले हॉस्टेजेस को कत्ल करना शुरू कर देंगे। उन्होंने कहा है कि हर ऐसे बगैर इत्तला के, बगैर वार्निंग के हमले के बदले इसराइल को एक बॉडी मिलेगी। लेकिन इसराइल ने इसका जवाब देने के बजाय बेरहमाना हमलों का सिलसिला जारी रखा हुआ है। ऐसे में इसराइल का सबसे बड़ा मददगार दोस्तों अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, खुलकर उनकी हमायत में बयान दे रहा है। प्रेसिडेंट जो बाइडेन, जो एक ज़माने में सेटलमेंट्स के खिलाफ भी बयान देते रहे हैं, उन्होंने न सिर्फ अब ये कह दिया है कि वो इसराइल के साथ खड़े हैं, बल्कि उन्होंने अपनी फौज का सबसे ताकतवर हथियार, एक एयरक्राफ्ट कैरियर और उसके साथ फाइटर जेट्स और बोट्स भी इसराइल की तरफ भेज दी हैं। वैसे सच बताएं साथियों तो गजा की पट्टी में जितना छोटा गजा सिटी है, गालबन अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर, शिप्स और जेट्स को खड़ा करने के लिए इससे ज्यादा जगह चाहिए होगी। मतलब इतना छोटा बैटल ग्राउंड है। फिर अमेरिका ने इसराइली डिफेंस के लिए मजीद बिलियंस ऑफ डॉलर्स का ऐलान किया है, जिसमें खास तौर पर आयरन डोम को एडवांस करने का मिशन भी शामिल है। इनका एयर डिफेंस सिस्टम अब तक 38 अरब डॉलर्स, 38 बिलियन डॉलर्स की वो इमदाद है, वो एड है जो अमेरिका ने एक एग्रीमेंट के मुताबिक अगले 5 साल तक, 5 ईयर्स तक इसराइल को देना है, यानी 2028 तक, 2028 तक। इसमें यह भी शामिल है कि आयरन डोम सिस्टम के लिए जो बैटरीज इसराइल को चाहिए होती हैं वो भी अमेरिका ही तैयार करके देगा, क्योंकि ये पार्ट इसराइल फिलहाल तैयार नहीं कर पा रहा। वो के आयरन डोम सिस्टम का पहला मॉडल उसने खुद ही इसराइल के अंदर डेवलप किया था, मगर अब इसमें जिद्दत की ज़रूरत है, इसे एडवांस करने की ज़रूरत है, जिसमें कि अमेरिका उसकी मदद कर रहा है। इस सारे खेल में साथियों दुनिया में सिर्फ ईरान वो मुल्क है जिसने खुलकर हमास के साथ खड़ा होने का ऐलान किया है। ईरानी ऑफिशियल्स ने हमास को हमले पर मुबारकबाद पेश की और कहा है कि वो फ़लस्तीन की आज़ादी तक उनके साथ खड़े रहेंगे। लेकिन ईरान ने इस बात से इनकार किया है कि वो ऑपरेशन अल-अक्सा फ्लड में शरीक हैं या उन्होंने किसी भी तरह से हमास की प्लानिंग या फंड्स के जरिए मदद की है। ये सवाल उस वक्त उठा जब लेबनान की तरफ से इसराइल पर 7 अक्टूबर ही को एक नाकाम अटैक हुआ। इसके बारे में ख्याल था कि ये ईरानी बैग्ड हिजबुल्लाह, जो कि उसी साइड पर होती है लेबनान में, उन्होंने किया है। लेकिन हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह ने इस अटैक से लाताल्लुकी का ऐलान किया, लेकिन ये ज़रूर कहा कि वो हमास के साथ खड़े हैं, उसकी हमायत करते हैं और वो ये जो अरब इसराइल नॉर्मल ताल्लुकात हो रहे हैं इसके भी खिलाफ उन्होंने बात की। लेकिन दोस्तों असल बात यह है कि लेबनान इसराइल बॉर्डर पर इस वक्त हालात कशीदा हैं जो किसी भी वक्त किसी छोटी बड़ी लड़ाई में बदल सकते हैं। अब इस बयानबाजी और इन तमाम ममालिक के कहने और सुनने और इन बातों से हटकर हम ये देखते हैं कि हमास ने ये सब किया क्यों, और क्या उन्होंने इस बात को कैलकुलेट किया था कि वो इसराइल के जवाबी खौफनाक हमले से गजा के मासूम और पहले से मजबूर शहरियों को कैसे बचाएंगे। इसका रद्द-ए-अमल तो आएगा, और फिर इस रद्द-ए-अमल का मुकाबला उन्होंने कैसे करना है, क्या उनके पास कोई प्लानिंग है। इस सिलसिले में जो बात साफ जाहिर हो रही है वो ये है कि हमास के पास इसका एक प्लान तो था अपने तौर पर, जिस पर वो अब अमल कर रहे हैं। ये कामयाब होता है या नहीं ये तो अब नहीं कह सकते, लेकिन इनकी प्लानिंग ये थी कि पहले स्टेप में तमाम यरगमालियों को, यानी इसराइल से पकड़े हुए जो होस्टेजेस हैं, उनको गजा के मुख्तलिफ इलाकों में फैला दिया जाएगा। इसका फ़ायदा ये होगा कि इसराइल गजा पर ऑल आउट अटैक नहीं कर सकेगा, क्योंकि इस तरह तो हमास फाइटर्स और गजा के शहरियों के साथ यरगमाली इसराइली भी हलाक हो जाएंगे। और हाँ, याद रहे दोस्तों कि यरगमाली हॉस्टेजेस में कुछ अमरीकी और दूसरे ममालिक के शहरी भी शामिल हैं, यानी इसराइल अगर गजा पर अटैक जारी रखता है तो कई दीगर मुल्कों के शहरियों के मारे जाने का भी पूरा इम्कान है। तो हमास की प्लानिंग यूँ लगती है कि इसराइल अपने और इंटरनेशनल हॉस्टेजेस को बचाने के लिए गजा पर लंबे अरसे के लिए खुली बमबारी नहीं करेगा। दूसरे स्टेप पर इनका प्लान यकीनन यह है कि वो अपने उन कई हज़ार फ़लस्तीनी कैदियों को इसराइली जेलों से आज़ाद करवाएंगे जो बरसों से किसी मुकदमे के बगैर वहाँ पर कैद हैं। तो क्या वो इन्हें आज़ाद करवा पाएगा? हमास के ख्याल में यह है कि वो इन्हें आज़ाद करवा पाएंगे, क्योंकि इससे पहले वो एक से ज़्यादा मरतबा ऐसा कर चुके हैं। 2006 में जब हमास ने इसराइली फोर्सेस पर हमला किया था तो एक टैंक गनर खालिद शलैत इसराइली फौजी को गिरफ्तार करके वो साथ ले गए थे। इसकी रिहाई के लिए इसराइली फोर्सेज ने ऑपरेशन समर रेन वहां गजा में शुरू किया, लेकिन ये ऑपरेशन सैकड़ों शहरियों, गजा के शहरियों और बच्चों को मारने में तो कामयाब रहा, लेकिन खालिद शलैत को ये रहा नहीं करवा सके। खालिद शलैत फिर 2011 में 5 साल बाद यानी तब रहा हुआ जब इसके बदले में इसराइल ने 1027 फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा किया। इत्तेफाक से उस वक्त भी इन्हीं नेतन्याहू प्राइम मिनिस्टर की हुकूमत थी।
वैसे एक इसराइली के बदले सैकड़ों फलस्तीनी कैदियों का तबादला, ये प्रिजनर्स एक्सचेंज, इसके अलावा भी कई बार हो चुका है गजा और इसराइल के दरमियान। बल्कि 2019 और 2020, 2019 और 2020 में तो कुछ फौजियों की बाकियात के बदले, उनकी लाशों के बदले, रिमेन्स के बदले में भी इसराइल को कई सौ फलस्तीनी कैदी रहा करना पड़े थे। तो ये एक ऐसा मकसद है जिसे कि हमास के ख्याल में वो हासिल कर लेंगे इन होस्टेजेस के जरिए। अगर इसराइल को ये नहीं होने देना तो उनको बहुत आउट ऑफ द बॉक्स एक लड़ाई लड़ना पड़ेगी। वो क्या होगी फिलहाल कोई कुछ नहीं कह सकता। फिलहाल तो ये है कि इसराइली वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि वो किसी चीज़ की परवाह किए बगैर ये जंग जारी रखेंगे। तीसरे स्टेप पर दोस्तों, ऑपरेशन अलक्सा फ्लड के जरिए हमास मसला फ़लस्तीन पर एक आलमी तवज्जो भी चाहता है, जो कि उसके ख्याल में अरब इसराइल बढ़ते ताल्लुकात में नज़रअंदाज हो चुकी थी। ख़ास तौर पर इसराइल जो गैर कानूनी बस्तियाँ, इलीगल सेटलमेंट्स मुसलसल फ़लस्तीनी इलाकों में बनाता जा रहा था, इसके बारे में तो दुनिया भर में कोई बात करने को अब तैयार नहीं था। बकौल एक फ़लस्तीनी लीडर मुस्तफ़ा बरगोती, जो कि अल-फतह से जिनका ताल्लुक है, PLO से, उन्हें किसी भी तरह से आज़ादी की जदोजहद करने ही नहीं दी जा रही। अगर वो आज़ादी की जंग लड़ने की कोशिश करते हैं तो उन्हें दहशतगर्द कह दिया जाता है। अगर वो पुरअमन जदोजहद करते हैं तो उन्हें वायलेंट कहा जाता है। अगर वो बात करके अपने मकसद की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो उन्हें तशद्दुद पर उकसाने वाला प्रोवोकेटर कहा जाता है। अगर कोई गैर फ़लस्तीनी यूरोप या अरब में उनकी बात करता है तो इसे एंटीसेमिट कह दिया जाता है और रद्द कर दिया जाता है। और अगर कोई यहूदी इसराइल में बैठकर फ़लस्तीनियों का पॉइंट ऑफ व्यू डिस्कस करना चाहता है तो इसे सेल्फ हेटिंग ज्यू, खुद से नफरत करने वाला यहूदी कहकर बात ख़त्म कर दी जाती है। तो फ़लस्तीनी लीडर पूछते हैं कि बताइए हम ऐसे में क्या करें। तो अलक्सा फ्लड के बाद, इन अटैक्स के बाद आलमी मीडिया में जहां हमास की तरफ से और इसराइली हमलों से जो आम शहरी हलाक हुए हैं, जो कि सोल्जर्स नहीं थे, उन दोनों की मजम्मत हो रही है और बिल्कुल ठीक हो रही है। उसके साथ ही फ़लस्तीन इसराइल कॉन्फ्लिक्ट के रूट काज पर भी अब बात हो रही है। आप CNN, अल जज़ीरा और बाकी अमरीकी और यूरोपीय अखबारात को देखें, ऑनलाइन अखबारात को, दोनों तरफ के बयानात, तस्वीर और वाक़यात छप रहे हैं। बल्कि इसराइली सेकुलर अखबारात में भी लिखा जा रहा है कि ये प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू के सख्त और गैर कानूनी इक़दामात ही हैं जिनकी वजह से हमास को इतने बड़े हमले का जवाब मिल सका है। क्योंकि ये तो सभी जानते हैं कि 2022 से, जब से ये हुकूमत आई है, तब से वेस्ट बैंक के जनीन कैंप समेत कई जगहों पर फ़लस्तीनियों की बस्तियों को गिराया जा रहा है और वहाँ इसराइली सेटलमेंट्स को बनाने का अमल जारी है। इस नेतन्याहू हुकूमत ने आते ही ऐलान किया था कि वो सेटलमेंट्स में इजाफा करेगी। ये दरअसल वहाँ का राइट विंग का एक प्रॉपर्टी बिजनेस भी है कि वो नई सेटलमेंट्स अनाउंस करते हैं, पूरी दुनिया से यहूदियों से फंड्स मंगवाते हैं, फिर उस लैंड को महंगा करके उसे बेचते हैं। इस पर हम एक तफसीली वीडियो इससे पहले बना चुके हैं, आई बटन पर इसका लिंक है, या आप देख भी सकते हैं इस वीडियो के बाद। लेकिन इस वक्त चंद मिनट में आप गजा का मसला समझ लें कि वहाँ पर दरअसल हुआ क्या है। गजा की दोस्तों 41 किलोमीटर, 41 किलोमीटर लंबी और 6 से 12 किलोमीटर चौड़ी पट्टी 2007 से इसराइली और मिस्री दोनों के घेरे में है। इसके जनूब में, साउथ में मिस्र है जिसने ब्लॉकेट कर रखा है, लेकिन ये कम एरिया है, और बाकी तीनों अतराफ में इसराइल है जिसने इसके पिछले 16 साल से मुकम्मल नाकाबंदी ब्लॉकेट कर रखा है। यहाँ 22 लाख 2.2 मिलियन जीते जागते लोग रहते हैं। ये सब इसराइली इजाज़त के बगैर ना तो बाहर जा सकते हैं, ना ही कोई बाहर से गजा में इसराइली चेक पोस्टों पर तलाशी के बदलिहाज मराहल से गुजरे बगैर अंदर आ सकता है। बल्कि एक इसराइली फौजी ऑफिसर के मुताबिक, जो रिटायर्ड फौजी अफसर है, उसके मुताबिक गजा दुनिया की सबसे बड़ी ओपन एयर जेल है। गजा में मौजूद लोगों को अगर कुछ भी चाहिए तो ये सिर्फ वही आइटम्स मंगवा सकते हैं जिनकी इसराइल इन्हें इजाज़त देगा, और इसकी वो लिस्ट जिसकी वो इजाज़त देता है बहुत छोटी है और जिसकी इजाज़त नहीं देता वो बहुत बड़ी है। जैसे कि गजा में सीमेंट नहीं ले जाया जा सकता, ग्लास नहीं जा सकता, शीशे की कोई चीज़ नहीं जा सकती, कार्बन फाइबर नहीं जा सकता, ड्रिलिंग मशीन्स नहीं जा सकती, पानी जिससे ज़मीन से निकाला जाता है, जिससे निकालने के लिए कुएँ बनाए जा सकें, ऐसा कोई आलात नहीं जा सकते, गैस नहीं जा सकती, सिलेंडर्स नहीं जा सकते, ऑयल, केमिकल्स और वो तमाम अद्वियात जिनसे कोई भी कीमियाई हथियार बनाए जाने का इम्कान हो वो भी नहीं जा सकते, पानी साफ़ करने के केमिकल्स नहीं जा सकते, यहाँ तक कि अदरक, टमाटर जैसी कई सब्जियाँ भी नहीं जा सकती, कंक्रीट, स्टील, गाड़ियाँ तैयार करने का मटेरियल नहीं जा सकता, मतलब जो थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग गाड़ियाँ होती हैं वो। इसी तरह एक बहुत लंबी लिस्ट है जो हर रोज़ गजा क्रॉसिंग पर अपडेट होती रहती है। आप हैरान होंगे कि सीमेंट और स्टील तक इसलिए बैन है कि हमास इसके ज़रिए अपनी पनाहगाहें मजबूत बना लेगी, यानी कुछ ऐसे बंकर बन जाएंगे जिन्हें शायद इसराइली तैयारे तबाह ना कर सकें।
اسی طرح زندگی بچانے والی تقریباً تمام ادویات کے لیے ان 22 لاکھ لوگوں میں سے جو بھی بیمار ہو اسے اسرائیل سے اسپیشل پرمٹ لینا پڑتا ہے، تب کہیں پھر وہ میڈیسن، وہ دوا یونائٹڈ نیشنز کے ذریعے غزہ میں آنے کا کچھ امکان پیدا ہوتا ہے، جو کہ زیادہ تر نہیں آتی۔ غزہ میں چند سکولز کا انتظام یونائٹڈ نیشنز کا عملہ چلاتا ہے اور 2 ہاسپٹلز بھی ہیں جنہیں UN چلاتی ہے، لیکن اسرائیلی حملوں کے وقت غزہ کے شہری جب یہاں پناہ لیتے ہیں تو یہ جگہیں بھی کبھی اسرائیلی اٹیک سے محفوظ نہیں رہیں۔ ابھی ان حملوں میں یونائٹڈ نیشنز کی بلڈنگز گر رہی ہیں، اس کی خبریں آ رہی ہیں، ان کے لوگ بھی یونائٹڈ نیشن کا عملہ بھی مارا جا رہا ہے۔ اب آپ پوچھئے کہ غزہ کا یہ محاصرہ 2007 میں کیوں ہوا تھا؟ یہ دراصل اس وقت شروع ہوا تھا جب فلسطین میں بہت لمبی جدوجہد اور قتل و خون کے بعد ایک لیجسلیٹو اسمبلی کے الیکشن ہوئے، جن میں حماس کے حمایت یافتہ اسماعیل ہانیہ جیت گئے۔ اس وقت فلسطینی اتھارٹی، جو کہ فلسطین کی وہ حکومت ہے جسے دنیا کے زیادہ تر ممالک پاکستان سمیت تسلیم کرتے ہیں، اس کے پریزیڈنٹ محمود عباس تھے۔ یہ الفتح تنظیم کے لیڈر تھے اور حماس کے مخالف تھے۔ آج بھی یہ تنظیم حماس کی مخالف ہے۔ ان کے اور وزیر اعظم اسماعیل ہانیہ کے درمیان اختیارات کی کھینچا تانی شروع ہو گئی۔ پھر حماس کو چونکہ امریکہ اور یورپی یونین دہشت گرد تنظیم ڈکلیئر کر چکے تھے اور عرب ممالک بھی اس سے خوش نہیں رہتے تھے، اسے ایرانی پراکسی سمجھتے تھے، تو عربوں نے بھی اسماعیل ہانیہ کے لیے ایک مالی مشکلات کا ایک پہاڑ کھڑا کرنا شروع کر دیا، جیسے کہ امداد وغیرہ کہیں بہت کم کر دی اور کسی جگہ بالکل ہی بند کر دی، کیونکہ ظاہر ہے یہ ان کا اپنا تو فلسطینی اتھارٹی کا کوئی ایسا بزنس نہیں ہے، وہاں سے کچھ اتنی بڑی پروڈکشن نہیں ہوتی، تو یہ امداد پر ہی زندہ تھے۔ چند ماہ بعد فلسطینی اتھارٹی کے پریزیڈنٹ محمود عباس نے بھی یہ کیا کہ اسماعیل ہانیہ پر کئی قسم کے الزامات لگائے اور اگست 2007 میں انہیں ڈسمس کر دیا، پرائم منسٹر اسماعیل ہانیہ کو نکال دیا۔ اب یوں تھا کہ حماس کا سٹرانگ ہولڈ غزہ میں تھا، تو اسماعیل ہانیہ نے غزہ میں اپنی نجی حکومت قائم کر لی۔ یہاں سے انہوں نے الفتح کے تمام دفاتر بند کروا کر انہیں غزہ سے نکال دیا۔ ہمسایہ عرب ریاستوں اور اسرائیل، جس کے ساتھ یہ پیکٹ ہوا تھا، جس کے تحت یہ سارا بندوبست کیا گیا تھا، انہوں نے بھی بجائے جیتی ہوئی حماس کی حکومت کا ساتھ دینے کے الفتح کا ساتھ دیا، کیونکہ ان کے خیال میں الفتح نان وائلنٹ تنظیم تھی۔ تب سے دوستو غزہ کا اسماعیل ہانیہ کی حکومت میں جو غزہ کا انتظام چل رہا ہے، اس کا بلاکیڈ کیا ہوا ہے اسرائیل نے اور مصر نے۔ تب سے یہ محاصرہ جاری ہے۔ جاتے جاتے دوستو آپ کو ایک تاریخی دلچسپ کہانی سناتے ہیں، جس سے آپ کو بظاہر یہ جو ماڈرن لڑائی لگتی ہے، اس کا ماضی سمجھ میں آئے گا اور مستقبل بھی بہت حد تک آپ جان جائیں گے اور اس کی پیچیدگی بھی۔ تورہ کی بک سیمیول کے چیپٹر 17 میں یہ کہانی پوری تفصیل سے لکھی ہے۔ اس کے مطابق جب بنی اسرائیل جو ہے، یعقوب کی اولاد، ان کے خاندان کے لوگ اپنی مقدس سرزمین کی تلاش میں صحرائے سینا میں بھٹک رہے تھے اور وہاں سے یہ فلسطینی علاقے میں آئے، تو ان کی فلسطینیوں سے لڑائیاں شروع ہو گئیں، کیونکہ فلسطینی تو اس زمین پر پہلے سے تھے اور اس کے مالک تھے، اور اسرائیلی ان کے علاقوں پر اپنی بستیاں بنا رہے تھے، تو ایک لڑائی شروع ہوگی، کلیش شروع ہو گیا۔ ان لڑائیوں میں فلسطینیوں کو، جنہیں فنیشنز بھی کہا جاتا ہے، ان کا بھی کچھ حصہ اس جگہ پر تھا، تو فلسطینیوں کو پہلے فتح مل گئی۔ انہوں نے اسرائیلیوں کو فلسطین میں رہنے تو دیا، لیکن اسرائیلیوں پر پابندی لگا دی کہ وہ کسی قسم کا ہتھیار نہیں رکھ سکتے، تلوار، نیزہ وغیرہ نہیں رکھ سکتے۔ اسرائیلی صرف ایک غلیل نما ایک سلنگ اپنے پاس رکھتے تھے، اس میں پتھر لگاتے تھے اور اسی سے نشانے بازی کی مشق کرتے تھے، جو اب آپ کو بعض اوقات فلسطینی نوجوان کے ہاتھوں میں بھی نظر آتی ہوگی۔ تو فلسطینیوں کا ایک بڑا طاقتور، لمبا ترنگا، ایک بہادر پہلوان جالوت ہوا کرتا تھا اس زمانے میں۔ ایک دن کیا ہوا کہ جالوت نے اسرائیلیوں کو چیلنج کر دیا کہ ہے کوئی تم میں اسرائیلیوں میں کوئی میرے جیسا بہادر جو میرے مقابلے پر آئے۔ کسی اسرائیلی نے ہمت نہیں کی، کیونکہ بہت لمبا ترنگا اور طاقتور بہادر تھا، لیکن ایک چرواہا لڑکا، نوعمر لڑکا ڈیوڈ آگے بڑھا۔ یہ لڑکا جالوت سے بہت ہی چھوٹا تھا، قد میں، صحت میں بھی کمزور تھا، لیکن اس نے سلنگ کو، سغلیل سی کو گھما کر اس میں رکھا ہوا پتھر کی آنکھوں کے درمیان دے مارا۔ جالوت چکرا کر گر گیا اور ڈیوڈ نے اس کی تلوار اٹھائی اور اس کی گردن اڑا دی، جالوت کی گردن کاٹ کر ہاتھ میں پکڑ لی۔ یوں یہ ایک فیصلہ کن جو جنگ تھی، یہ فلسطینی ہار گئے اور اسرائیلی جیت گئے۔ اس کے بعد وہی نوعمر لڑکا چرواہا ڈیوڈ اسرائیلیوں کا بادشاہ بنا اور اس نے فلسطینیوں کو شکست دے کر وہاں پر اس پورے علاقے میں اپنی حکومت قائم کر لی اکارڈنگ ٹو لیجنڈ۔ انہی ڈیوڈ کے بیٹے سلیمان نے مبینہ طور پر ہیکل سلیمانی پھر بنوایا، جس کی کہ اب تک لڑائی جاری ہے۔ کرسچنز اور اسلامی تاریخ میں انہی دونوں کرداروں کو پیغمبر داؤد اور حضرت سلیمان کا نام دیا جاتا ہے۔
اگر آپ آج بھی دنیا میں کسی ایسی جگہ جائیں جہاں یہودیوں یا کرسچنز کی مذہبی آبادی زیادہ ہے تو آپ کو ایسے مجسمے عام ملیں گے جن میں ایک نوعمر لڑکے نے ایک جناتی سائز کا ایک سر کاٹ کر ہاتھ میں پکڑ رکھا ہے یا پاؤں کے نیچے دبا رکھا ہے۔ ایسی لیجنڈ پر بنی پینٹنگز بھی آپ کو بہت سی جگہوں پر مل جائیں گی۔ آن لائن آپ ڈیوڈ گولیت سرچ کریں گے تو بہت سی آپ کو پینٹنگز اور سٹیچوز ملیں گے۔ مطلب اسرائیلی آج بھی اس علامت کو فلسطینیوں کے خلاف فتح کے لیے استعمال کرتے ہیں، لیکن فلسطینیوں کی آئیڈیالوجی تو اس سے بہت بدل چکی ہے، لیکن لڑائی آج بھی جاری ہے۔ کبھی کبھی تو لگتا ہے کہ اسرائیل اور فلسطین میں دونوں طرف کے ہارڈ لائنرز ایک دوسری طرف کو انسان ہی نہیں سمجھتے، کیونکہ جن انسانوں کے اچھے مستقبل کے لیے وہ ہزاروں سال سے ایک لڑائی جاری رکھے ہوئے ہیں، وہ ان کے لیے اچھا مستقبل تو جنگ کے بغیر حاصل کرنا زیادہ آسان ہے۔ آخر اوٹومن امپائر کے دور میں بھی ایک لمبا عرصہ یہودی اور فلسطینی اسی جگہ پر پرامن طریقے سے رہتے رہے ہیں۔ اندلس میں بھی، مسلم اسپین میں بھی مسلمان یہودیوں کے ساتھ بہت پرامن طریقے سے رہے ہیں۔ تو مائی فیلوز، یہ ایک پیچیدہ جنگ کی، ایک لڑائی کی کچھ تفصیلات تھی، کچھ اس کی بیک گراؤنڈ تھی جو ہم نے آپ کے سامنے اس ویلاگ پر رکھی۔ اس پر مزید اپڈیٹس بھی آپ کے سامنے لاتے رہیں گے۔ اسرائیل میں یہودیوں کی تعداد جو پہلے اتنی زیادہ نہیں تھی وہ پھر کیسے اتنی بڑھ گئی، اور پھر یہ آج کے خون ریز تنازع تک کیسے پہنچے، کیا حالات اس دوران پیش آئے، اور اصل میں مزید بات یہ کہ آخر عرب اسرائیل کو ختم کرنے کا جو عہد کیا کرتے تھے کہ ہم اسرائیل کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں گے، وہ آج اسرائیل سے دوستی کرنے کے مرحلے تک کیسے آ گئے ہیں۔ اس پر آپ ہمارا یہ ویلاگ ضرور دیکھیے گا۔ ہیکل سلیمانی اور فری میسنز کا تعلق کیا ہے یہ یہاں آپ جان سکتے ہیں، اور یہاں دیکھیے بیت المقدس کے لیے کروسیڈز جو ہوئی تھیں وہ کیا تھی۔